जो भी सभी वेलकम टू लो। आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय कृष्णदत्त कश्यप में और आपके अपने एप्लीकेशन में। ठीक है भाई, एक बार जय श्री राधे कृष्ण भाई। एक बार सभी थम कर दो, मेरी वॉइस और डिस्प्ले कैसी आ रही है आप सभी को जल्दी से एक बार। फिर स्टार्ट करते हैं बहुत बढ़िया सेशन। मैंने लास्ट टाइम पे हमारी जो यूनिट चल रही थी वो सीरीज चल रही थी सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, उसमें यूनिट थर्ड चल रही थी और लेक्चर 12 है वो। तो इसमें मैं आपको यूनिट थर्ड में पहले आपको जनरल प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में बता के आया था और सारे प्रॉपर्टीज में इसकी आपको बता के आया था कुछ और प्रॉपर्टी। तो आज कुछ और महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी पे बात करते हैं। जय श्री राधे कृष्ण भैया। ठीक है, अब कुछ और प्रॉपर्टियों पे बात करते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, तो एक बार सभी जुड़ जाओ, अपनी तरफ से थम कर दो। मेरी ऑडियो वीडियो आपको क्लियर आ रही है? मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है आप सभी को? तो मैंने लास्ट टाइम पे आपको बताया था कि भैया न्यूक्लियस क्या होता है। एक तरीके से किसी भी एटम के बिल्कुल मिड में पाया जाने वाला पॉजिटिव चार्ज होता है उस पर, और उसके अंदर जो होते हैं क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ठीक है भैया, और न्यूट्रॉन पे चार्ज कैसा बताया था मैंने आपको, न्यूट्रल, और प्रोटॉन पे चार्ज कैसा बताया था, पॉजिटिव। तो कुल मिलाकर हमारा न्यूक्लियस कैसा था, पॉजिटिव चार्ज था। न्यूक्लियस पे चार्ज कैसे निकालते थे, प्लस जेड करके। ठीक है भैया, मैंने लास्ट टाइम पे उसका आपको मास डेंसिटी भी बताई थी किस प्रकार से निकालते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से मैंने आपको इसका वॉल्यूम भी बताया था। ठीक है, आप आई होप ये सारी चीजें आप अच्छे तरीके से पढ़ गए होंगे भैया। ठीक है, तो हम नई चीजों पे आज बातचीत करेंगे कुछ कि किस प्रकार से हमारी और कंडीशन हो सकती है। ठीक है भैया, तो हम आज बहुत महत्वपूर्ण तरीके से बात करने वाले हैं न्यूक्लियस की और प्रॉपर्टी पे। एक बार सभी थंब कर दो अपनी तरफ से, कोई दिक्कत समस्या ना है। ठीक है भैया, तो आज न्यूक्लियस की और कुछ प्रॉपर्टीज पर डिस्कस करते हैं। ठीक है भैया, तो बेसिक प्रॉपर्टीज या जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस ही चल रहा हमारा। जनरल प्रॉपर्टीज, जनरल प्रॉपर्टीज, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि नाभिक की कुछ और विशेषताएं। ठीक है भैया, यानी कि नाभिक के व्यापक गुण। और भी देखते हैं और कौन कौन सी विशेषताएं हो सकती हैं इसकी। नाभिक के व्यापक 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 गुण और कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है भैया, एक बार जल्दी सभी जुड़ जाओ और सभी एक बार थंब कर दो। ठीक है भैया, जल्दी से। जल्दी से एक बार सभी जुड़ जाओ और थंब कर दो भैया, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है भैया, तो एंगुलर मोमेंटम देखते हैं भैया पहले इसका। तो सबसे पहले आज की जो प्रॉपर्टी देखेंगे भैया वो एंगुलर मोमेंटम देखेंगे भैया, कि एंगुलर मोमेंटम न्यूक्लियस का कितना होता है। एंगुलर मोमेंटम कितना होता है न्यूक्लियस का। ठीक है भाई, यहाँ से इतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाना, जो अगला वाला पॉइंट है वहां से क्वेश्चन आएगा आपका। कोणीय संवेग कैसे निकालते हैं, किसका, न्यूक्लियस का। ठीक है भैया, न्यूक्लियस का कोणीय संवेग कैसे निकालते हैं, पहले इस प्रॉपर्टी को आज अच्छे तरीके से देखते हैं। अगर मैं आपसे कह लगूँ कि एंगुलर मोमेंटम आई इजकल टू एल प्लस एस, यानी कि एल जो है हमारा क्या है, वेयर वेयर एल क्या है हमारा, ऑर्बिटल ऑर्बिटल, और एस क्या है हमारा, स्पिन को शो करता है। किससे शो करता है भैया, स्पिन को। तो इसे बोलते हैं हम जैसे देखो एक बात ध्यान से समझेंगे, अगर मैं आपसे कह रहा हूं
कि मान लो मेरे पास ये बीच में न्यूक्लियस है, ठीक है भैया, कोई चीज ऐसा इसके चारों तरफ गोल गोल घूम रही है, तो यहाँ पे कौन सी, ये यहाँ पे ये क्या होगा, ये रहेगा ऑर्बिटल, ऑर्बिटल का केस रहेगा, ठीक है भैया, एल का केस रहेगा, ठीक है, एल का। अगर कोई चीज अपने एक्सिस के चारों तरफ इस तरीके से घूम रही है, ये ऐसा ऐसा भी ऐसा ऐसा होकर घूम रही है, तो यो किसका केस रहेगा, स्पिन का, यो किसका केस रहेगा भैया, स्पिन का, ठीक है। अगर जो मान लो बस गोल नॉर्मली घूम रहा है किसी के चारों तरफ, तो इसे तो हम रिप्रेजेंट करेंगे एल से, ठीक है भैया। तो ऑर्बिटल यानी कि कक्षक दिखाऊंगा इसका, ठीक है भैया, और इसे क्या बताओगे, स्पिन, स्पिन का केस कब बताया बनना है, जब वो ऐसा ऐसे अपने अक्ष के भी चारों तरफ ऐसा ऐसा घूमता रहे। तो किसी भी न्यूक्लियस का किस फॉर्मूले के द्वारा हम क्या निकाल सकते हैं भैया, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता हूं मैं आई से, और एल क्या है हमारा, ऑर्बिटल का शो करता है ऑर्बिटल की स्पिन को, और एस क्या करता है किसी की भी सिंपल स्पिन को। एक बार यहाँ तक का नोट करेंगे फिर आगे चलते हैं, ठीक है भैया। ठीक है भैया, आगे चलते हैं और एक बार ध्यान से देखते हैं। अगर मैं आपसे यहाँ से कुछ केस, आपसे ये तो इसका फॉर्मूला हो गया एंगुलर मोमेंटम का, तो यहाँ से केस बनते हैं आपके, एक बार यहाँ तक का नोट कर लो फिर आगे चलेंगे भैया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ से कुछ स्पेशल केस चलते हैं। अगर मैं आपसे कह लगूं कि इवन लेकर चलूं मैं, यानी कि सम लेकर चलूं, जेड, जेड की वैल्यू कैसे लेकर चलूं, सम लेकर चलो, इवन लेकर चलूं, और भैया ए की वैल्यू मैं कैसे लेकर चलूं, ए की वैल्यू को मैं लेकर चलता हूं, सपोज करो इवन ही लेकर चलता हूं, ठीक है भैया, दोनों को इवन इवन केस लेकर चलता हूं, तो इस केस में हमारी जो आई की वैल्यू होगी वो कैसे आओगी, 0। अच्छा, ऐसा कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है, पहला केस है, अगर वो आपसे पूछ सकता है पहले केस में कि भैया न्यूक्लियस की जो आई की वैल्यू की कैसे हम डिफाइन करते हैं, यानी कि इसका एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं, तो ध्यान दियो, वो कह रहा है जेड की वैल्यू भी कैसी होनी चाहिए, इवन, और ए की वैल्यू भी कैसी होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए, सम होनी चाहिए। जैसे एक फॉर एग्जाम्पल मैं लेकर चलूं, मान लो फॉर एग्जाम्पल इस प्रकार से लेकर चलूं, 2He4, 2He4, आप कहोगे जेड की वैल्यू भी कैसी है, यहाँ पे इवन है, देख लो भैया, और ए की वैल्यू भी कैसी है, यहाँ पे इवन है। तो इस केस में इस वाले न्यूक्लियस का एंगुलर मोमेंटम जो होगा आई बराबर कितना होगा, 0 हो जाएगा भैया, कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है भैया। और दूसरा स्पेशल केस, केस फर्स्ट है यो हमारा, केस फर्स्ट है। अब केस सेकंड और देख लो इसका, अगर ऐसा हो जाए भैया कि जेड की वैल्यू कैसी हो जाए, अब की बार ओड लेकर चलूं मैं, अगर जेड की वैल्यू कैसे लेकर चलूं, विषम लेकर चलूं या ओड लेकर चलूं, और दूसरा ए की वैल्यू मैं कैसे ले लूं भैया, ए की वैल्यू अभी भी मैं कैसे लेकर चलूं, इवन लेकर चलूं, यानी कि सम लेकर चलूं, तो इस केस में क्या आई की वैल्यू कितनी आती है, तो इस केस में आई की वैल्यू आती है एक इंटीजर, क्या आती है, एक इंटीजर, इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। अब भैया पूर्णांक कैसे होते हैं, मैं आपको बताऊं, पूर्णांक ऐसे होते हैं कि एक एक दो तीन चार ऐसे ऐसे नंबर आएंगे, मतलब हमारे, ठीक है भैया। तो ऐसा कौन सा हो सकता है, जल्दी से बताओ। अगर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर कह लगूं, फॉर एग्जाम्पल 1H2, इस प्रकार से मैं कह लगूं 1H2, देखो एक बार, जेड कैसा है हमारा, जेड कैसा है हमारा, ओड है, ठीक है, यानी कि विषम है, ठीक है भैया। और ए की वैल्यू कैसी है हमारी, ए की वैल्यू है हमारी इवन है इस केस में, तो इस केस में इसकी आई की वैल्यू कैसी हो जाएगी, कुछ पूर्णांक हो जाएगी, पूर्णांक या इंटीजर हो जाएगी, ठीक है भैया, नोट कर लो ये वाला। तो आपको ये स्पेशल केस याद रखने हैं, वैसे इतना खास इंपॉर्टेंट चीज ना है वो, ठीक है, बहुत कम देखने को मिलता है क्वेश्चन, पर मैं फिर भी करा दे रहा हूँ यहाँ से, ठीक है भैया। जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना है किसी को भी। अच्छा, ये मुझे कैसे पता लग रहा है
कि आई की वैल्यू यहाँ पे कैसा है, हमारा 0 दिखाई दे रही है। एक बार एग्जाम्पल से भी देख लो ध्यान पूर्वक, ध्यान से समझ लो मेरी बात कैसे आ रही है ये सारी चीजें। देखो, अगर मैं आपसे कहूँ अगर मैं आपसे कहूँ मुझे ये n निकालना है यहाँ से, तो n देखो कैसे निकलेगा। n कैसे निकलता है, अगर एक फॉर्मूला अगर मैं आपसे कहूँ n कैसे निकलेगा, तो आप कहोगे n निकाला जाता है जब हम ऊपरले वाले में से किसे निकाल ले में भैया, जब हम a में से z को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो अगर एक बात बताओ, सम वाले में से सम वाले को, यानी कि ये तो मैंने एक एग्जांपल लेकर आपको बताया है कि अगर इवन वाले में से इवन वाले को घटाते हैं तो कैसी टर्म्स बनेगी हमारी। एक तरीके से ऐसा मान कर चलो आप कि ऊपर भी हमारा 2 नंबर है और नीचे भी हमारा 2 नंबर है, तो 2 में से 2 गया, यहाँ पे 0 ही तो आएगा। याद करने का तरीका समझ लो। फिर दूसरा तरीका क्या है, एक बार ध्यान से समझो। अगर मैं आपसे कह लगूं कि अगर मेरे पास एक टर्म्स आ जाती है, देखो क्या, मान लो ये मान लो 2 है, यहाँ पे 1 है, कुछ इस प्रकार से है। तो अगर मैं सपोज करो n निकालना चाहता हूँ, तो 2 में से मान लो एक घटाऊंगा तो n की वैल्यू 1 ना आ जाएगी। और 1 क्या आ रहा है, एक तरीके से इंटीजर को शो कर रहा है। कैसा क्या कर रहा है, शो इंटीजर को शो कर रहा है। तो आपको पता लग गया कि अगर मैं n की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट भी करना चाहूँ तो n की वैल्यू क्या आएगी, 2 - 1 आएगी। तो इस 1 आने का मतलब क्या है, यो एक इंटीजर को शो कर रहा है। ठीक है, किसे शो कर रहा है, एक इंटीजर को शो कर रहा है। समझ में आ रही है ये वाली बात, बताओ एक बार सभी थंब करके बता दो, ये वाली बात आपको क्लियर है भैया? जल्दी से बताओ, ये दोनों बात क्लियर होगी? अगर सभी को ये दोनों बात क्लियर होगी हो तो थंब कर देना भैया। ठीक है भैया। भाई इवन में से इवन को घटाओगे तो 0 मान के चलना। ठीक है भैया। अगर आप क्या करोगे, इवन में से ओड को घटाओगे तो कैसा नंबर आएगा हमारा, इंटीजर नंबर आएगा। कैसा आएगा, इंटीजर नंबर। ठीक है भैया। अगला केस क्या हो सकता है, अगला केस क्या हो सकता है, ध्यान से समझो। अगला केस क्या हो सकता है, केस थर्ड। केस थर्ड क्या हो सकता है, थोड़ा ध्यान से समझना। अगर मैंने आपसे कहा जेड की वैल्यू को आप इवन लेकर चलो, कैसा लेकर चलो, जेड की वैल्यू को इवन लेकर चलो। और ए की वैल्यू को आप कैसा लेकर चलो, ए की वैल्यू को ओड लेकर चलो। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ भैया आई की वैल्यू कैसी आएगी। अगर आप ये पिछले वाला कंसेप्ट समझ गए होगे तो आई की वैल्यू कैसा आएगी। एक एग्जांपल लेके बताता हूँ मैं आपको एक चीज के बारे में। ठीक है, एक एग्जांपल लेके, अगर ऐसा मान के चलो कि भैया आपकी वैल्यू जो है ये तो ए ऊपरले वाली ओड है और निचले वाली इवन है, तो आपकी ये टर्म्स क्या बनेगी, हाफ इंटीग्रल बनेगी। कैसी बनेगी, हाफ इंटीग्रल बनेगी। देखो कैसा बनेगी, अर्धपूर्णांक। एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, अर्ध पूर्णांक बनेगी। ठीक है, देखो अगर मैं आपसे कह लगा कि भैया, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं भैया इस बात को। ए की वैल्यू मान लो 3 लेकर चला, मान लो 2 3 लेकर चला मैं ऐसा मान के चलता हूँ इस वाले केस के लिए। ठीक है, तो ऐसे मान के चलो कि यदि आप देखो, अगर आप इसे डायरेक्टली घटाने चले जाओगे, 3 में से 2 घटाओगे, वैसे तो एक वैल्यू आएगी, वैसे तो एक वैल्यू आ गई। तो आपको ये टर्म्स नहीं देखनी, ये तो बस एक तरीके से हमें ये कैसा एग्जाम्पल ले रखा वे समझना है। बस हमें ये समझना है कि जब कभी आप ओड में से इवन टर्म्स सब्ट्रैक्ट करोगे, इवन टर्म्स सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका हाफ इंटीग्रल आओगा। आप ये वाली बात समझ लो। ठीक है, कैसा होगा आपका, हाफ इंटीग्रल होगा। ये तो मैंने इसका एग्जाम्पल देकर आपको बताया है कि ये इसका एग्जाम्पल कुछ इस तरीके का है। ठीक है भैया, पर आप ये देखियो कि ऑड टर्म्स में से यदि आप इवन टर्म्स सब्ट्रैक्ट करते हो तो कितना टर्म्स आती है आपकी, हाफ इंटीग्रल टर्म्स आती है। ठीक है भैया, क्या आती है, हाफ इंटीग्रल टर्म्स आती है। चलो एक बहुत बढ़िया चीज बताता हूँ जिससे कि आपको सारी बातें एकदम क्लियर हो जाए भैया। ठीक है भैया।
चलो एक टर्म्स बताता हूँ मैं आपको। देखो, एक मेरे पास फॉर्मूला था आई इजकल टू एल प्लस एस, ये टर्म्स थी मेरे पास में। क्या थी? ये टर्म्स थी मेरे पास में। यहाँ पे अगर कोई आपसे पूछा लगेगा भैया स्पिन की वैल्यू कितनी होती है, तो आप स्पिन की वैल्यू या तो +1/2 या -1/2 बताओगे। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, +1/2 लेकर चलता हूँ। ठीक है भैया, +1/2 लेकर चलता हूँ। तो आई इजकल टू क्या टर्म्स बनेगी यहाँ से? L+1/2 बनी मेरी। कितनी बनी? L+I=L+1/2 टर्म्स बनी। अब मुझे जरा एक बात बताओ भैया, मुझे एक बात बताओ कि ये अगर मैं एल की वैल्यू को देखने लगूं तो एल की वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है? ठीक है भैया, एल की वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है? देखो भाई, एल की वैल्यू, अब यहाँ से एक अलग केस समझा रहा हूँ मैं आपको। ये वाली, ये तो बस ऐसे नॉर्मली बताने में केस था मेरा। ठीक है, कि भैया जब आप ओड में से इवन टर्म घटाओगे तो हाफ इंटीग्रल आओगा। ठीक है, देखो कैसे। अगर मैं कह लगूँ आई इजकल टू L+1/2 का केस ऐसा बनना है आपका, तो आई की वैल्यू कब कब इसकी कैसी रहेगी? आई इजकल टू, ये है मेरे पास L+1/2 है। ठीक है भैया, अगर मैं आपसे कह लगूं कि इसकी वैल्यू ये एल की वैल्यू बनाते चले जाओ। अगर मैं सपोज करो आई के माइनस भी लेकर चलूं, आई इजकल टू -1/2 भी लेकर चलूं, तो देखो अब किन किन केस में इसकी वैल्यू 0 बन सकती है, 1 बन सकती है, या +1/2 बन सकती है। इन दोनों का केस एक बार देखो भाई ध्यान से। एक बार इन दोनों का केस देखो भाई ध्यान से। अगर मैंने आपसे कही एल की वैल्यू मैं क्या करता हूँ थोड़ी देर के लिए, क्या रख लेता हूँ? 0। एल की वैल्यू 0 रख लेता हूँ, तो आई की वैल्यू कैसी आती है? आप कहते हो 1/2 आती है। ठीक है, पहले वाले केस में। ऐसी मैं एल की वैल्यू यहाँ पे क्या करता हूँ थोड़ी देर के लिए 1/2 लेके चलता हूँ, तो आई की वैल्यू कैसी आती है यहाँ पे? ये 0 आती है। ठीक है, तो इनमें से कोई सी भी एक टर्म्स को पकड़ लो आप इनमें से कोई सी भी एक टर्म्स को पकड़ लो। ठीक है भाई, तो एक काम करो, एक काम करो भाई, ये हटाओ सारा सिस्टम। ये एग्जाम्पल वाला सिस्टम पिछले वाले में से भी और इस वाले में से भी हटा लो, इन्हें ऐसी टर्म्स को याद रख लो भाई। ठीक है भाई, इन्हें एग्जाम्पल जो है ये तो मैंने आपको बस ऐसे ही समझाने के बिहाफ पे बताया ये एग्जाम्पल। ठीक है भैया, ये एग्जाम्पल मतलब समझाने के बिहाफ पे बताए। आप इन्हें ऐसे नॉर्मली याद कर लो। ठीक है, ना तो आप एग्जाम्पल में परेशान हो जाओगे। ठीक है भैया, आप एग्जाम्पल में परेशान हो जाओगे। आप इन्हें टर्म्स को ऐसे याद कर लो। ठीक है भैया, आप इन्हें टर्म्स को ऐसे याद कर लो कि हमारी ये टर्म्स बनेगी भैया। इन्हें एक काम करो, इससे भी हटाओ, नोट्स फिर प्रॉपर रखो अपने। ठीक है भैया, बस ऐसे ही याद रख लो इन्हें कि इस केस में यो होगा, इस केस में यो होगा भैया। केस थर्ड में हमारा अगर इवन वैल्यू है किसकी? जेड की। ना तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देने पड़ जाओगे और एग्जाम्पल यहाँ पे चेंज केस दिखाएंगे। ओड टर्म्स रहा है एक ही, तो इस केस में आई की वैल्यू कैसे आओगी? हाफ इंटीग्रल। ठीक इसी प्रकार से केस फोर्थ इसका, अगर इवन हो किसकी वैल्यू? जेड की। ठीक है, और इवन ही हो किसकी वैल्यू? ए की। तो इस केस में आई की वैल्यू जब दोनों इवन इवन का केस आवे, जैसे 1H3 इस तरीके का केस आवे, तो आई की वैल्यू हमारी बनेगी भैया, आई की वैल्यू बनेगी इस केस में हाफ इंटीग्रल भी बन सकती है या इंटीग्रल भी बन सकती है। कैसी बन सकती है? या इंटीग्रल भी बन सकती है। बस ये नॉर्मल टर्म्स नोट कर लो, यहाँ से कोई इतना कुछ खास क्वेश्चन नहीं आना। ठीक है भैया, बस ये नोट कर लो। ठीक है भाई।
अच्छा अच्छा, देखता हूँ मैं एक बार। ऑटम से है भैया। ये कैसी है भैया? ऑटम से, ठीक है, नोट कर लो एक बार। अब इसका देखते हैं पैराइटी, इसका इंपॉर्टेंट टर्म्स है भैया हमारी पैराइटी की। पैराइटी क्या होती है, ये आपका यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है कि न्यूक्लियस की पैराइटी कैसा फाइंड आउट करते हैं। पैराइटी का सबसे बड़ा रोल है कंजर्वेशन लॉ में, यानी कि न्यूक्लियस की पैराइटी कैसे शो करते हैं। ध्यान देना भाई, एक फंक्शन लेकर चला मैं साई का, यदि इसके अंदर एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट है, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है, तो भैया अगर मैं इन कोऑर्डिनेट को रिप्लेस कर दूं माइनस से, माइनस के एक्स कर दूं, माइनस के वाई कर दूं और माइनस के जेड कर दूं, और तभी भी पहले यहाँ फंक्शन कैसा बना हुआ था, पहले भी यहाँ प्लस का बना हुआ था, और अब भी कैसा बना हुआ फंक्शन, यदि अभी भी प्लस का बना हुआ है, तो इस केस में पैराइटी हो जाएगी हमारी पॉजिटिव। कैसी हो जाएगी हाँ भैया हमारी? पॉजिटिव पैराइटी। ठीक है भैया, पॉजिटिव पैराइटी जाते था इस प्रकार से। ठीक है, अगर दूसरा केस हो जाए कि अगर साई, मान लो इसके कोऑर्डिनेट, साई के कोऑर्डिनेट लेकर चला मैं, ठीक है, साई के कोऑर्डिनेट लेकर चला और मैंने इन्हें माइनस एक्स से और माइनस वाई से और माइनस जेड से रिप्लेस कर दिया, तो ये साइन जो है कैसा हो गया? माइनस का हो गया। तो इस केस में हमारी जो पैराइटी हो जाओगी कैसी हो जाओगी? नेगेटिव की। कैसी हो जाओगी? नेगेटिव पैराइटी। ठीक है, ये आपसे पूछता है एग्जाम में कि कौन, मतलब अगर न्यूक्लियस की एक प्रॉपर्टी है साई की, तो वो अगर साई ऐसा हो जा रहा है या ऐसा हो जा रहा है, तो कौन सी पैराइटी हमारी? पॉजिटिव और नेगेटिव पैराइटी। ठीक है भैया, नोट कर लो एक बार। ठीक है भैया, नोट कर लो एक बार। यानी कि इन पैराइटी को हम, इसे हम इवन पैराइटी भी कह सकते हैं, कहीं कहीं इसका नाम इवन पैराइटी भी लिखा हुआ आता है, इवन पैराइटी। और इसका नाम कैसे भी लिखा हुआ आ सकता है? ओड पैराइटी, ओड पैराइटी। ठीक है भैया, ओड पैराइटी। ठीक है, एक बार नोट कर लो, इंपॉर्टेंट टर्म्स है भैया ये, इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये, पैराइटी की इंपॉर्टेंट टर्म्स है। अच्छा एक बात और बताऊं, अगर कोई आपसे पूछने लगा पैराइटी कंसेप्ट किसका है, तो पैराइटी कंसेप्ट कहाँ किसका है, तो आपको बताना है पैराइटी का कंसेप्ट है क्वांटम मैकेनिक्स का कंसेप्ट, क्वांटम मैकेनिक्स कंसेप्ट ओनली। क्योंकि साई को हम कहाँ पे यूज करते हैं? ओनली क्वांटम मैकेनिक्स में यूज करते हैं, केवल क्वांटम यांत्रिकी में यो पैराइटी का कंसेप्ट चलता है। अगर हम इसको, न्यूक्लियस को केवल कहाँ पे पढ़ सकते हैं पैराइटी को लेकर? क्वांटम मैकेनिक्स में ओनली, ओनली क्वांटम मैकेनिक्स में। ये आया हुआ क्वेश्चन है भैया कि पैराइटी का कंसेप्ट किस में चलता है? क्वांटम मैकेनिक्स फिनोमेना है। ठीक है भैया, और ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तीनों क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं भैया। ठीक है, ठीक है भैया। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी भैया हमारी किसकी? न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी थी। किसकी थी भैया? न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी थी।
तो अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट बताने जा रहा हूं, उन महत्वपूर्ण कंसेप्ट पे विशेष ध्यान देना। ये तो कंप्लीट हो गया भैया, ठीक है भैया, ये कंप्लीट हो गया हमारा। तो अब चलेगा हमारा टॉपिक है भैया, नेक्स्ट टॉपिक है मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट इसे बोलते हैं भैया द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान क्षति। तो थोड़ा ध्यान देना भैया, मास डिफेक्ट किसे बोलते हैं, आया हुआ क्वेश्चन है बहुत बढ़िया तरीके से। अगर मैंने आपसे कहा कि भैया ए प्लस बी एरो C+D बनाओ, C+D बनाओ, ठीक है। मैंने कह दिया ए का मास था मान लो 2 किलो और बी का मास कितना था 4 किलो, ले 4 किलो था। तो इधर का टोटल ओवरऑल मास कितना हो गया, आप कहोगे 6 किलो हो गया। लेकिन यदि ये 6 किलो मास जो है यहाँ से हम देखने लगे, मान लो बाय द वे ऐसा हो गया, सी की वैल्यू तो होगी 3 किलो, वैसा होना क्या चाहिए था कि डी की वैल्यू भी 3 किलो हो के, तो दोनों जिधर का इतना मास होता इधर का ही इतना मास होना चाहिए था। लेकिन नहीं, इधर डी की वैल्यू जो है 2 किलो मिलती है। अगर कहने का मतलब ये हो गया, इधर हमें कैसा मिलता है 5 किलो मास मिलता है। मान लो जब हम प्रोडक्ट बना रहे थे तो 6 किलो, मतलब जब हम ने रिएक्टेंट को उत्पाद को मतलब इस रिएक्टेंट को अभिकारक को एक जगह मिला रहे थे तो 6 किलो बनना था। लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट बना, उत्पाद बना, वो कितना बना 5 किलो। अब ये वाला जो 1 किलो की कमी आई है, वो 1 किलो की कमी जो है वो एनर्जी के रूप में बाहर निकल जाती है। क्या बताया हमने, 1 किलो की जो ये कमी आई है, 1 किलो की जो कमी आई है, ये किस फॉर्मेट में, किस फॉर्म में चेंज हो जाती है, फॉर्म्ड चेंज इन, चेंज इन एनर्जी। यानी कि इसे ही क्या बोला जाता है भैया, इस पूरे फिनोमेना को ही क्या बोला जाता है, मास डिफेक्ट। जल्दी से बताओ, आप सभी समझ गए भैया मास डिफेक्ट किसे बोलते हैं, जल्दी बताओ, आप सभी समझ गए मास डिफेक्ट किसे बोलते हैं, जल्दी से बताओ भैया। तो एक कंसेप्ट के और दोबारा समझते हैं भैया मास डिफेक्ट को, मास डिफेक्ट को एक कंसेप्ट के द्वारा और समझते हैं। मास डिफेक्ट, अगर मैं आपसे कह लगूं मेरे पास ये कोई भी न्यूक्लियस, ये एटम है और ये क्या है इसका न्यूक्लियस है, ठीक है भैया, न्यूक्लियस है, इसके अंदर मान लो न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है, क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। अगर मैं आपसे कह लगूं न्यूट्रॉन का मास मेरा 3 है और प्रोटॉन का मास मेरा 2 है, तो टोटल ओवरऑल कितना हो गया 5 हो गया, कैसा हो गया 5। लेकिन इस पूरे न्यूक्लियस का टोटल ओवरऑल देखा जावे तो इन दोनों को तो मिलकर 5 बैठता है, लेकिन इस पूरे न्यूक्लियस का मास 5 से लेस होता है, हमेशा 5 से लेस होगा। ये तो मैंने एग्जांपल बताया 5 लेके, तो हमेशा पूरे उसका न्यूक्लियस का मास जो है 5 से लेस रहेगा। कैसे समझ सकते हो, तो डेल्टा एम निकालने का, मास डिफेक्ट निकालने का एक फॉर्मूला है। जेड तो मैं रिप्रेजेंट करूंगा, जेड इसके मास को, इसके पी के, जेड एम पी, ठीक है। और इसके एन कैसा निकालता हूं मैं, स्मॉल ये हो एन कैसा निकालता हूँ, ए माइनस जेड, ए माइनस जेड से तो लिख रहा है एन, और यहाँ पे क्या आएगा मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस, माइनस टोटल ओवरऑल का मास, यानी कि न्यूक्लियस का मास। तो ये मास डिफेक्ट का फॉर्मूला समझ में आ गया। यानी कि पी का एटॉमिक नंबर लेंगे यहाँ पे जेड, और इसका जो मास रहेगा ये यहाँ पे लेंगे एन, न्यूक्लियस एन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ए माइनस जेड करके, और इस छोटे वाले उसका क्या मास माइनस एम एन का मतलब है टोटल पूरे उसका मास, ठीक है भैया, पूरे न्यूक्लियस का मास। तो हमेशा इन छोटे छोटों की वैल्यू
पूरी वाली वैल्यू से हमेशा कैसी रहेगी, बड़ी रहेगी। तो यही हमारा किसका फॉर्मूला हो जाता है, मास डिफेक्ट का। ठीक है भैया, ये वाली बात समझ में आई, जल्दी बताओ, ये वाली बात आपको समझ में आई अच्छे तरीके से, जल्दी बताओ भैया। जल्दी बताओ, अभी भी रिपीट करूं क्या, देख लो एक बार। क्या था हमारे पास, मैंने कहा था मेरा ए की वैल्यू है 2 किलो, बी की वैल्यू है 4 किलो, इधर का टोटल हुआ 6 किलो। लेकिन आप यदि ऐसा हो जावे कि सी की वैल्यू यहाँ 3 किलो और यहाँ डी की वैल्यू 2 किलो, तो टोटल हो बैठा 5। तो भैया जितना 6 किलो इधर था उतना ही 6 किलो इधर होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये जो मास है जो एनर्जी के रूप में बाहर निकल जाता है। तो इसका मतलब है 1 किलो मास कहाँ पे कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो इसका मतलब एक बात हमें पक्की पता लगी, एक बात हमें पक्की पता लगी, क्या बात पता लगी, कि भैया अगर कोई न्यूक्लियस का मास, मान लो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, अगर मैं प्रोटॉन के मास को देखने लगूं और ये क्या है न्यूट्रॉन के मास को देखने लगूं, माइनस एम एन का मतलब है टोटल ओवरऑल का, जो मैं ये शेड कर रहा हूँ। चलो मैं एक शेड करके दिखा देता हूँ तुम्हें, ठीक है, सफेद वाले से। जो यो मैं कवर कर रहा हूँ एरिया टोटल जो कर रहा हूँ, ये जो शेड कर रहा हूँ, ये वाला हो जाता है मेरा एम एन। ठीक है, और ये जो एन का है, एन का तो आपको पता ही लग गया होगा, ए माइनस जेड एम एन निकालना है, एम एन। और पी का कैसे निकालना है, इसका अंदर ले वाले का कैसे निकाल लेंगे भैया, जेड एम पी, इस प्रकार से। तो ये हमारे पास किसका फॉर्मूला आ जाएगा, मास डिफेक्ट का। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला भैया यो, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है भैया, ठीक है भैया, जल्दी से बताओ, अब तो कोई दिक्कत समस्या ना किसी को भी। जल्दी से बताओ भैया, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी। अब इसी के साथ मास डिफेक्ट के साथ एक केस और देख लेते हैं भैया, बाइंडिंग एनर्जी का। किसका केस देख लेते हैं, बाइंडिंग एनर्जी का, बाइंडिंग एनर्जी, यानी कि इसे बोलते हैं बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा। ठीक है भैया, बंधन ऊर्जा देखते हैं। अगर मैं आपसे कह लगूं डेल्टा ई, बाइंडिंग एनर्जी को मैंने रिप्रेजेंट करता हूं मैं डेल्टा ई से। डेल्टा ई का फॉर्मूला रहेगा डेल्टा एम सी स्क्वायर। तो डेल्टा एम की वैल्यू वेयर, डेल्टा एम की वैल्यू कितनी थी, जल्दी से बताओ, डेल्टा एम क्या था, मास डिफेक्ट था, मास डिफेक्ट था, यानी कि द्रव्यमान क्षति थी। इसकी वैल्यू कितनी थी, एक बार देखो, अभी बताई थी मैंने, द्रव्यमान क्षति की वैल्यू कितनी थी, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन, एम एन माइनस के एम, या एक काम करो टोटल एम एन। ठीक है, और बाहरली साइड में ये तो इसकी वैल्यू होगी। अब इसकी वैल्यू को यहाँ पर रखना जरा, तो डेल्टा ई की टर्म्स क्या बन जाएगी, डेल्टा ई की टर्म्स बन जाएगी जेड एम पी, ठीक है, प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम एन, कैपिटल एम एन, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये सी स्क्वायर। तो बाइंडिंग एनर्जी निकालने का हमारे पास ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है भैया, बाइंडिंग एनर्जी निकालने का ये फॉर्मूला हो जाएगा। इस प्रकार से हम न्यूमेरिकलों को भी सोल्व करेंगे। अगर आपसे कोई पूछने लगा पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी भैया इसकी, ठीक है, इसमें देखते हैं पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालते हैं। जल्दी बताओ कैसे निकाल लेंगे पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी यानी कि प्रति न्यूक्लियन, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कैसे निकाल लेंगे, बंधन ऊर्जा कैसे निकाल लेंगे। तो आप क्या काम करोगे, सबसे पहले तो इस फॉर्मूले से आप बाइंडिंग एनर्जी निकाल लोगे। क्या निकाल लोगे, बाइंडिंग एनर्जी निकाल लोगे डेल्टा ई। और डेल्टा ई को अंत में आप किससे डिवाइड कर दोगे, ए से डिवाइड कर दोगे। यानी कि ऊपर कैसा आ जाएगा, टोटल बाइंडिंग एनर्जी
टोटल बाइंडिंग एनर्जी अपॉन एटॉमिक मास, अपॉन एटॉमिक मास यानी कि द्रव्यमान संख्या, यानी कि ऊपर तो हो जाओगे बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा, और नीचे क्या हो जाएगी भैया, द्रव्यमान, द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या। अब मैं एक एग्जाम्पल वे में आपको इसकी बताता हूँ। सपोज डैट, चलो एक सपोज करके बताता हूँ। सपोज किसकी, ड्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी, मान लो ड्यूट्रॉन की, ड्यूट्रॉन ना लेके कुछ ऐसा ले लेता हूँ, मान लो अल्फा पार्टिकल की, यानी कि 2H4 की बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है, गिवन है यो, 2H4 की बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है, बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है, मान लो सपोज करो 8 दे रखी है, मान लो 8 दे रखी है, ठीक है भैया। तो पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो जाओगी, पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी, देखो एक बार ध्यान से। तो क्या करेंगे, डेल्टा ई अपॉन ए कर देंगे। तो डेल्टा ई की वैल्यू कितनी दे रखी है, मान लो सपोज करो डेल्टा ई ये दे रखा है, तो डेल्टा ई की 8, और ए की वैल्यू कितनी होगी इसमें, 4, 4 रहेगी, ए की वैल्यू 4 है ना भैया, इसमें ये वाली जो है ए की वैल्यू 4 है ना, इससे अगर इसे डिवाइड करेंगे तो पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी कितनी निकल के आ जाएगी, 2 निकल के आ जाएगी। जल्दी से बताओ ये वाला कंसेप्ट आपको समझ में आ गया अच्छे तरीके से, जल्दी बताओ ये वाला कंसेप्ट आपको समझ में आ गया अच्छे तरीके से। ठीक है भैया, जल्दी से एक बार थम करके बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी, जल्दी से बताओ भैया, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी। तो इसकी डेफिनेशन कैसा लिखेंगे भैया बाइंडिंग एनर्जी की, इंग्लिश वाले, अच्छा ये नोट कर लिया हो तो नोटेड लिख दो भैया सभी एक बार, अगर नोट कर लिया हो तो नोटेड लिख दो भैया सभी एक बार। ठीक है भैया, अब मैं आपको इसकी बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन बता रहा हूँ। ठीक है भैया, बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ, डेफिनेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी। एक तरीके से बाइंडिंग एनर्जी किसी भी पार्टिकल की स्टेबिलिटी को बताती है, जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी उतनी ही ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी, यानी कि वो बंधा हुआ है उतने उस टाइप से, ठीक है भैया। तो बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन हो जाओगे टू, टू डिस्टरप्ट, टू डिस्टरप्ट ए स्टेबल न्यूक्लियस, यानी कि किसी भी स्टेबल न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए मिनिमम एनर्जी, स्टेबल न्यूक्लियस, स्टेबल न्यूक्लियस इनटू, इनटू इट्स, इनटू इट्स कंसिस्ट या कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट या कंसिस्ट लिख दो, इट्स कंसिस्ट, इस्ट कंसिस्ट प्रोटॉन एंड, प्रोटॉन एंड, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। द मिनिमम एनर्जी, द मिनिमम एनर्जी, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड टू also, also known as, known as the binding energy, known as the binding energy। ठीक है भैया, हिंदी वाले भी एक बार नोट करेंगे।
किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा, किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा है, वह न्यूनतम ऊर्जा है, वह न्यूनतम ऊर्जा है जो जो नाभिक को उनके घटकों में विदलित विदारित। अब विदारित का क्या मतलब होता है, यानी कि तोड़ना एक तरीके से। डिसरप्ट डिसरप्ट करने के लिए आवश्यक है, करने के लिए आवश्यक है, आवश्यक है। ठीक है भैया, एक नोट पॉइंट और लिख लियो यहाँ पे, ये नोट पॉइंट एग्जाम में पूछा जाता है। वैसा बाइंडिंग एनर्जी का केवल फॉर्मूला और न्यूमेरिकली बनता है यहाँ से। ये नोट पॉइंट इंपॉर्टेंट है भैया। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी का मान जितना ज़्यादा रहेगा स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा रहेगी। बाइंडिंग एनर्जी जितनी ज़्यादा रहेगी उतना ही ज़्यादा स्टेबिलिटी बनी रहेगी, किसी भी चीज़ में स्टेबिलिटी बनी रहेगी, स्थायित्व बना रहेगा, स्थायित्व उतना ही ज़्यादा रहेगा। ठीक है भैया, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी जितनी ज़्यादा रहेगी। ठीक है भैया, जल्दी से बताओ। तो आप ऐसा कह सकते हो, आप ऐसा कह सकते हो। और बाइंडिंग एनर्जी भी कब देखनी है, पर न्यूक्लियन की, पर न्यूक्लियन की देखनी है भैया आपको, पर न्यूक्लियन की। यानी कि पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की जितनी ज़्यादा रहेगी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा रहेगी। यानी कि स्टेबिलिटी की मेजरमेंट कौन है, स्टेबिलिटी का मेजरमेंट कौन करता है, मेजरमेंट, ये आपसे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि स्थायित्व का निर्धारण कौन करता है। तो भैया बाइंडिंग एनर्जी करती है। कौन करता है भैया, बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी करती है। जल्दी से बताओ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना किसी को भी, एक बार नोट कर लो फिर आगे चलते हैं भैया। एक बार सभी थम कर दो भैया। एक बार सभी डन कर दो, यहाँ तक का कोई दिक्कत समस्या तो ना, नोटेड लिख दो अगर नोट कर लिया हो तो सभी ने। ठीक है, देखो भाई अब आपका एक टॉपिक है, यहाँ से एक अलग टॉपिक बनता है भैया, ड्यूट्रॉन। क्या बनता है भैया, ड्यूट्रॉन। तो कुछ ड्यूट्रॉन की प्रॉपर्टी भी काफी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आपका ड्यूट्रॉन का जरूर पूछा जाता है भैया, कि भैया ड्यूट्रॉन क्या होता है, उसकी बाइंडिंग एनर्जी बताओ। तो इनकी सबकी प्रॉपर्टी पूछी जाओगी। ड्यूट्रॉन होता क्या, अगर मैं आपसे कहूँ ड्यूट्रॉन का जनरल फॉर्मूला होता है भैया, फॉर्मूला होता है ड्यूट्रॉन का 1H2, 1H2। ठीक है भाई, इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं, स्मॉल डी से। ठीक है भैया, अगर मैं आपसे कहूँ कैसे कैसे बनता है, तो आप कहोगे 0N1 न्यूट्रॉन को और 1H1 यानी कि प्रोटॉन को मिला के क्या बनता है, 1H2 बनता है। तो आप कहोगे न्यूट्रॉन से और प्रोटॉन से मिलकर कौन बना, न्यूट्रॉन से और प्रोटॉन से मिलकर कौन बना, ड्यूट्रॉन। तो आप इसकी ड्यूट्रॉन की कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है, ये तो आपसे पूछ लेगा कि ड्यूट्रॉन का फॉर्मूला क्या है और ये बनता कैसे कैसे है। ठीक है भैया, फॉर्मूला पूछता है आपसे और बनता कैसे कैसे है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। ड्यूट्रॉन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। ठीक है भैया, अगर आपसे पूछने लगा प्रॉपर्टीज ऑफ ड्यूट्रॉन, प्रॉपर्टीज ऑफ ड्यूट्रॉन, ठीक है भैया, ये ड्यूट्रॉन की प्रॉपर्टी है। पहले नंबर पे यदि आपसे मास पूछा ड्यूट्रॉन का कि भैया मास कितना होता है, तो भैया आप यहाँ पे देखोगे 2 के आसपास मिलेगा आपको हमेशा।
तो ऑप्शन में जो दो ना हो वे तो सारे काट दियो, दो के आसपास मिलेगा। 2.013 म्यू। ठीक है भैया, म्यू। इस तरीके से चार्ज कितना होता है ड्यूट्रॉन पे, ड्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है तो आपको बताना 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम के आसपास। ठीक है भैया, बिल्कुल सेम टू सेम। बाइंडिंग एनर्जी ये इंपॉर्टेंट है भैया, इसका बाइंडिंग एनर्जी कितनी होती है ड्यूट्रॉन की, बाइंडिंग एनर्जी कितनी होती है ड्यूट्रॉन की, ध्यान रखना है इसकी वैल्यू को। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, तो 2.24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है भैया, ये होती है। और मीन रेडियस कितनी होती है, मीन रेडियस कितनी होती है भैया, माध्य त्रिज्या कितनी होती है तो आपको बताना है 4.2 फर्मी, 4.2 फर्मी। एंगुलर मोमेंटम कितना होता है कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम कितना होता है कोणीय संवेग, कोणीय संवेग कितना होता है भैया इसका, तो आपको बताना भैया 1 की रोस। क्या होता है 1 की रोस। ठीक है भैया, और इसका मैग्नेटिक, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होता है, यानी कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है भैया, तो आपको बताना 0.85747 म्यू एन एम। ठीक है भैया, और इलेक्ट्रिक क्वाडर पोल मोमेंट कितना होता है, क्वाडर पोल मोमेंट कितना होता है, तो इसकी वैल्यू बतानी है 0.282। ठीक है भैया, परमी स्क्वायर। ठीक है, इसे बोलते हैं वैद्युत चतुर्गुण आघूर्ण। ठीक है भैया, इसकी वैल्यू। ठीक है, ये कुछ वैल्यू है जो काफी इंपॉर्टेंट थी भैया, ये कुछ वैल्यू है जो काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स थी, तो ये आपको नोट कर लेनी है अच्छे से। ठीक है, एग्जाम में इसके बारे में आपसे पूछा जाता है। अगर ये सभी वैल्यू नोट कर लियो तो नोटेड लिख दो भैया सभी, फिर आगे चलते हैं। यानी कि ड्यूट्रॉन आपको बता देना है किस किस से मिलकर बना है, और ये कुछ ड्यूट्रॉन की प्रॉपर्टी है। इसमें बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा पूछी जाती है इसकी। कहीं कहीं अगर 2.25 भी देखने को मिला बाइंडिंग एनर्जी तो 2.25 भी बता सकते हो। ठीक है, या करके 2.25 भी मिला है तो तब भी हो सकती है। ठीक है भैया, जब भी हो सकती है। ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में निकाल लियो कितनी आएगी, अगर पर न्यूक्लियन की निकालने लगो तो कितनी आएगी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की कितनी आएगी चेक करो भैया, पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन, तो पर न्यूक्लियन की कैसे निकालोगे, कितनी वैल्यू है 2.25 है, 2.25 है बाइंडिंग एनर्जी तो इतनी आई है। इसको किससे डिवाइड कर दोगे, 2 से डिवाइड कर दो और जो भी आंसर आवे वो लिख देना, इतने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है भैया, लिख देना, आंसर आ जाएगा। डायपोल मोमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है भैया, डायपोल मोमेंट कहाँ है, इसे बोलते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। क्या बोलते हैं भैया इससे, चुंबकीय, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है भैया, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, क्लियर है भैया यहाँ तक का सभी को, जल्दी बताओ यहाँ तक का क्लियर है सभी को। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंटों को देखते हैं भैया। अगर कहीं आपको इसकी वैल्यू दिखने को मिल जाए 1 यू सी मल्टीप्लाई सी स्क्वायर की वैल्यू कहीं देखने को मिल जाए तो 931.5 MeV होगी।
या आपको अगर अप्रोक्स में भी आपसे कह लगा तो 931 अप्रोक्स में बतानी है भैया, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 u c² की वैल्यू। अब u क्या है, अगर यू ऐसा भी हो 1 AMU इसे बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट मल्टीप्लाई c², जब भी इसकी वैल्यू कितनी रहेगी 931.5 MeV के आसपास में। ठीक है भैया, तो AMU का मतलब होता है, AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। तो न्यूमेरिकल करने में आसानी होगी भैया इस वाले टर्म्स के साथ में। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं भैया, कल इसके न्यूमेरिकल देख लेंगे और इसकी आगे की प्रॉपर्टी देख लेंगे भैया कि न्यूक्लियर फोर्स, या इस वाले चैप्टर में से कुछ और कहानी बच रही होगी तो। ठीक है, जो इस चैप्टर में से जितनी भी कहानी आती थी वो मैंने आपको बता दी। सर बाइंडिंग एनर्जी 2.23 भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ठीक है भाई, ऑल द बेस्ट सभी को। आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, इस वजह से आज थोड़ी पहली क्लास खत्म कर रहा हूँ, ना तो आपका न्यूक्लियर फोर्स करवा देता मैं खत्म। ठीक है भाई, ऑल द बेस्ट सभी को।